नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडलीव की सारणी। तो हम लोग डॉबेराइनर के ट्रिक में हमने पढ़ लिया कैसे उस डॉबेराइनर ने तीन तत्वों को मिला के एक ग्रुप बनाया और कैसे बनाया था उनके द्रव्यमान के आधार पे, और ये देखा था कि जो बीच का जो उनका तीन में से जो बीच का होता था उसका द्रव्यमान, जो पहला और आखिरी जो मतलब जो तीन में जो पहला और आखिरी था उनके द्रव्यमान का औसत बीच वाले जो तत्व होता था उसका द्रव्यमान होता था। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत भी हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसमें उसने देखा कि हर आठवां जो तत्व हम रख रहे थे वो पहले वाले से उसके गुणधर्म मिलते थे, लेकिन हमने देखा कि वो थोड़ी दूर तक तो उसका माना गया, लेकिन फिर कैल्शियम के बाद हमारा क्या था कि उसको हमारे गुणधर्म ऐसे नहीं मिल रहे थे। तो आने वाले समय में और भी बहुत से वैज्ञानिक इस पर काम करते रहे, उनमें एक वैज्ञानिक थे मेंडलीव। उन्होंने भी आवर्त सारणी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, और हमारे जो आज की जो चल रही है आवर्त सारणी उसमें इन्होंने जो कुछ बताया काफी कुछ उसका भी रखा गया है। तो ये हम लोग देख चुके हैं कि न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था उसे अस्वीकार कर दिया गया था, और उसके बाद बहुत से वैज्ञानिक इस पे उन्होंने अपनी खोज जारी रखी और तत्वों के गुणधर्मों को उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करते चले गए। तो जैसे जैसे सारे कर रहे थे लेकिन उनको वो सफलता नहीं मिल रही थी, उसी समय मेंडलीफ सामने आए और उन्होंने भी अपना योगदान दिया। तो ये जो इनका पूरा नाम था डमिट्री इवोनोविच मेंडलीफ, और ये एक रासायनिक वैज्ञानिक थे, और इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। तो अगर हम तत्वों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो इनका नाम जरूर सामने आता है। इन्होंने क्या करा था कि तत्वों को उनके गुण धर्म के आधार पर प्रथम बार सफलतापूर्वक वर्गीकृत किया। अब तक जो था, जो हमारे हमने दो वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ लिया कि उनका थोड़े समय के लिए उनकी बात ठीक मानी गई, लेकिन जैसे जैसे नए तत्व सामने आते चले गए वो उनकी बात एक एक जगह जाके गलत साबित होने लग गई थी। लेकिन मेंडलीफ ने उन जिस टाइप से अपने उनको वर्गीकरण में रखना शुरू करा था उसमें उन्होंने काफी कुछ सफलता पा ली थी। और ये जो तत्वों का मेंडलीफ के द्वारा वर्गीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये उनके नाम से वो पीरियोडिक टेबल, उनके नाम से वो आवर्त सारणी मानी जाती है। ये जो मेंडलीव थे इन्होंने हाइड्रोजन से तत्वों का वर्गीकरण का काम शुरू करा था, और जो तत्व थे उनको उन्होंने कैसे रखा था, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। ये हमने न्यूलैंड के में भी देखा था और हमने उससे पहले डॉबनेर का भी देखा था। द्रव्यमान तो सारे ही वैज्ञानिक लेते चले जा रहे थे, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक टेबल में उसको व्यवस्थित रूप में रखना शुरू करा। अब जो मेंडली की आवर्त सारणी थी वो न्यूलैंड की जो आवर्त सारणी से काफी मिलती थी, क्योंकि जैसे उन्होंने क्या करा था, एक साथ वो लगकर और फिर से दूसरी लाइन स्टार्ट करी थी, इसी प्रकार से इन मेंडलीफ ने भी अपने तत्वों को ऐसे सीरीज में रखना स्टार्ट किया था। और ये जो मेंडलीफ की रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत क्या हुआ था, तत्वों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के साथ जो जब उनकी अभिक्रिया होती है उससे जो यौगिक बनते हैं, ये क्रिया अभिक्रिया होने के बाद जो यौगिक बनते हैं उन पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित किया था। इसके पीछे भी एक रीजन है कि उन्होंने ऐसा क्यों करा था, उसको अभी हम देखते हैं। तो पहले इस पे नजर डालिए। इस टाइप से मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी। तो यहाँ पर मैंने इसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा सेपरेट करके दिखाया है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। तो हमने अभी जो पढ़ा है कि उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ तत्वों के क्या यौगिक बनते हैं
तो इस बात पर आप ध्यान दीजिए। जो ये हमने जो अभी पढ़ा था कि जो तत्वों का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जो यौगिक बनते हैं, इस बात का मेंडलीफ ने जब अपना वर्गीकरण कर रहे थे, इस पे बहुत ध्यान दिया। तो यहाँ पे ये देखिए, यही चीज यहाँ पे दिखाई गई है, R2O RH। तो ऑक्सीजन के साथ जब कोई किसी तत्व की अभिक्रिया हो रही है तो R एक तत्व को माना गया। तो ऑक्सीजन के साथ जब उसकी अभिक्रिया हो रही है तो R2O बना रहा है। मतलब ये जब हमने वैलेंसी उसका फॉर्मूला करेंगे तब आपको और समझ में आएगा। और हाइड्रोजन के साथ RH उनके यौगिक बन रहे हैं। और फिर दूसरे में आप देखिए RH2। तो आप जब मैं आगे चलूंगी तो थोड़ा सा इसको और समझाने की कोशिश करूंगी मैं कि कैसे आप देखिए इस बेसिस पर आप अगर आपको मालूम ये चीज समझ में आ जाए कैसे आप किसी चीज के यौगिक का फॉर्मूला आसानी से पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में इन बातों का ध्यान रखा, द्रव्यमान प्लस उनका ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कैसे अभिक्रिया हो रही है, क्या यौगिक बन रहे हैं, उसी को सारा समझते हुए उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण करना स्टार्ट किया था। अब ये जो मैं आपसे कह रही थी कि उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही क्यों चुना था, क्योंकि यही क्या थे, ये अत्यंत सक्रिय थे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये हमारे अगर हम देखें हमारे एटमॉस्फेयर में तो कोई भी तत्व है, हम ये देखते हैं कि उसका पानी के साथ जब कोई अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, उसका जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। तो जो जितने भी अधिकांश तत्व हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ उनकी जरूर अभिक्रिया होती है और वो कुछ यौगिक बनाते हैं। ये जो मेंडलीफ ने तत्वों के हाइड्राइड तथा ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण में मूलभूत गुणधर्म माना। तो जो मैंने अभी आपको दिखाया था R2O कहीं RO2 बन रहा है, तो ये सारा उन्होंने मेंडलीफ ने ही बताया था कि कैसे जब एक तत्व दूसरे के साथ अपना एक अभिक्रिया करते हैं तो कैसे नए यौगिक बनते हैं। और इसमें अगर देखें तो जो हमने अभी कुछ सेशंस पहले हम लोगों ने बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था, आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो उसमें हमने देखा था कौन कितने अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा है या ले रहा है। तो नंबर हमने देखे थे, कोई एक देता है तो दूसरा एक ही लेगा, कोई दो देता है तो दूसरा दो लेगा, कोई तीन दे सकता है तो वो जो दूसरा तत्व है वो तीन लेगा। तो जब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना हो रहा है उसी से ही हम जो फॉर्मूले हमारे बनते हैं वो हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप और पढ़ेंगे तो ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल है इसमें हमें ये भी पता चल जाता है कौन से तत्व के पास कितने वैलेंसी है और वो कितने इलेक्ट्रॉन दे या ले सकता है। तो जैसे जैसे हम सेशंस में आगे बढ़ते जाएंगे इसको और डिस्कस करते चले जाएंगे। तो ये जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी का क्या नियम था कि तत्वों के रासायनिक तथा भौतिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आप मेंडलीफ की आवर्त सारणी को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी इसको उन्होंने क्या करा था, ऊर्ध्व स्तंभों तथा क्षैतिज पंक्तियों में बांटा। मीन्स क्या हुआ, देखिए ये ऐसे कॉलम से और ये देखिए ये भी ऐसे। तो एक हम अगर कहें तो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, इस टाइप से उन्होंने कॉलम्स में बांटा है। तो ये जो आप ग्रीन के बीच में जो सफेद लाइन देख रहे हैं तो और ऐसे ये सीधी भी जा रही है और ये हॉरिजॉन्टल भी जा रही है। और ये जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी इसमें जो ऊर्ध्व स्तंभ थे इनको इन्होंने ग्रुप कहा। तो यहाँ पे ये आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ये आपके ग्रुप नंबर आ गए, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा और ऐसे 8 ग्रुप तक। और जो क्षैतिज जो आपकी पंक्तियां थी ये पीरियड थे।
तो आप ध्यान रखें, ये हमारे जो नई हमारी है उसमें भी यही चलता है, ग्रुप और पीरियड। और मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें ऊर्ध्व स्तंभों की क्या कितनी थी, 8 ग्रुप थे, और यहाँ पे ये 6 जो थे ये आवर्त थे। तो याद रखिए 8 ग्रुप और 6 आवर्त, ये मेंडलीव के जो टेबल दी थी, पीरियोडिक टेबल दी थी, उसकी ये खासियत थी। अब जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें जो प्रथम से लेकर 7वें तक उन्होंने क्या करा था, उसको दो दो ग्रुप में बांटा। तो देखिए आप यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी ए बी ए बी। तो यहाँ पे से देख रहे हैं पहले से 7वें तक उसने उनको दो ग्रुप में बांटा था। और ये जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है इसमें जो चौथे आवर्त से लेकर 7वें आवर्त तक दो दो भागों प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी में बांटा गया। तो ये जो है आपका चौथे से उन्होंने करा, देखिए यहाँ पे नंबर आ रहा है 1 2 3, चौथे से उन्होंने प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में बांटा। तो इस प्रकार उन्होंने एक वैसे कॉलम्स बनाए, लेकिन उनका भी अगर कहीं सब डिवीजन करा, उनको और दो में उन्होंने बांटा। मैं जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें जो 8वां ग्रुप है, ये देखिए 8वां ग्रुप, इसको क्या कहा, संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो हम नोबेल गैसेस की बात करते हैं, जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो ये हमें मेंडलीव से काफी कुछ एक सेम सी चीज, एक देखी हुई सी चीज मिल रही है। चलिए, हमने मेंडलीव के बारे में इतना पढ़ा, तो उनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। इनका जन्म 1834 में हुआ था, 1834 में, और 1907 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका 8 फरवरी को जन्म हुआ था, और ये रूसी के पश्चिमी साइबेरिया के टोबोलोस्क स्थान में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो उन्होंने उनकी माँ का उसमें बहुत बड़ा योगदान था, और उनकी ही वजह से वो विश्वविद्यालय तक में प्रवेश कर पाए थे। इसलिए क्योंकि उनकी माँ ने उनकी पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया था, तो उन्होंने अपनी खोज को उन्होंने माँ को समर्पित करा था, और उन्होंने कुछ शब्द अच्छे लिखे थे अपनी माँ के लिए। उन्होंने मुझे उदाहरण देकर समझाया, प्यार से समझाया, अपने शेष संसाधनों एवं शक्ति व्यय करके मेरे साथ विभिन्न स्थानों पर गई। वह जानती थी कि विज्ञान की मदद से बिना हिंसा के, लेकिन प्यार एवं दृढ़ता से अंधविश्वास, असत्य धारणाओं एवं गलतियों को दूर किया जा सकता है। तो हमारे जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो दिया, लेकिन ये भी बताया वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाकर जो हमारी गलत फहमियां हैं, जो हमारी जो गलत धारणाएं हैं, उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। जो एक हमारे बीच में एक अविश्वास सा फैला हुआ है, एक कोई एक गलत चीज को हम ठीक बना के प्रस्तुत करते हैं, वो जब वैज्ञानिक रूप से उसको सॉल्व दिखाया जाए तो वो हमारे अंधविश्वास दूर हो सकते हैं। और देखिए जब कोई बड़ा हो जाता है, वो अपनी माँ को एक अगर समर्पित अपनी सफलता को करता है, तो इससे अच्छा कोई इंसान हो नहीं सकता। तो आवर्त सारणी में तो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी थी उससे क्या हुआ, जो एक और बहुत बड़ा योगदान ये उनका हुआ कि हमें और नए तत्वों के ये पता चला कि अभी और भी नए तत्व है हमारे आसपास, और उनके बारे में हमें जानना और चाहिए। तो ये इस टाइप से मेंडलीव का बहुत बड़ा एक योगदान रहा आवर्त सारणी में। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सा एक जानकारी ली कि उन्होंने कैसे द्रव्यमान को लेकर अपना ग्रुपिंग करी, और हाइड्रोजन से उन्होंने स्टार्ट करा, और कैसे उन्होंने ग्रुप्स और पीरियड्स में अपनी आवर्त सारणी को बांटा, और जो तत्व थे उनको अपने गुणों के हिसाब से रखा। तो मेंडलीव का बहुत बड़ा योगदान है। आगे वाले सेशंस में थोड़ा सा और इन मेंडलीव के योगदान के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, और इस चैप्टर को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। बाय।